दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच कैसे रिश्ते थे, आइए हम इसी रात से आज पर्दा उठाते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमले के लिए जिस तरह तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बहुत दुख की बात है। व्हाट्सएप संदेशों से ये बात तेज़ी से फैलाई गई है कि सरदार पटेल और नेहरू के एक दूसरे विरोधी थे। पटेल ज़्यादा काबिल थे और प्रधानमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था। ये प्रचार आम तौर पर आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों द्वारा किया जा रहा है। ये बात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद के अपने हालिया संबोधन में कहा कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर जैसी समस्या हल हो गई होती। दोनों के बीच कैसी बातचीत होती थी, पता लगाते हैं। भारत की आज़ादी का दिन करीब आ रहा था। मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा हो रही थी। 1 अगस्त 1947 को नेहरू ने पटेल को लिखा, मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूँ। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के स्तंभ हैं। पटेल ने 3 अगस्त को नेहरू के पत्र के जवाब में लिखा, आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। एक दूसरे के लिए प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्षों की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। क्या वाकई संग में हमदर्दी रखते थे पटेल? सरदार पटेल के बारे में कितना जानते हैं आप? आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी। आपको उस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी, जिसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के अन्य किसी पुरुष में नहीं है। ये पटेल कहते थे। हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट है, अखंड है और उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पटेल ने कहा था, नेहरू हमारे नेता हैं। पटेल की ये भावनाएं सिर्फ औपचारिकता नहीं थीं। अपनी मृत्यु के करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने नेहरू को लेकर जो कहा वो किसी वसीयत की तरह है। 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करने गए पटेल ने अपने भाषण में कहा, अब महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं हैं, नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने ये उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। अब ये बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देश का पालन करें और एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ। उन्होंने कहा था, मैं एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि नेहरू और पटेल में मतभेद नहीं थे, लेकिन मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं थी। पटेल यथार्थवादी थे जबकि नेहरू एक राजनेता थे। पटेल की पकड़ संगठन पर ज़्यादा थी, लेकिन देशव्यापी लोकप्रियता में नेहरू का कोई मुकाबला नहीं था। दोनों ही गांधी के शिष्य थे और ये गांधी का ही फैसला था कि नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभालें। वो नेहरू की दृष्टा और वैश्विक स्वीकारता को लिए आश्वस्त थे। एक प्रचार ये भी चलता है कि नेहरू वंश ने राज किया जबकि पटेल के परिजनों को भुला दिया गया। हकीकत ये है कि नेहरू ने जीते जी अपनी एकमात्र संतान इंदिरा को संसद का मुंह नहीं देखने दिया। अपने जीते जी उन्होंने कभी भी संसद का मुंह नहीं देखने दिया। मंत्री पद की तो बात ही क्या है, वे नेहरू की सहायता के रूप में ही लोकप्रिय रहीं। 1959 के दिल्ली अधिवेशन में वे कांग्रेस की अध्यक्ष जरूर चुनी गई थी, लेकिन 1960 में ही इस पद पर नीलम संजीव रेड्डी आ गए थे। 1964 में नेहरू की मौत के बाद कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को राज्यसभा भेजा। इस तरह वे पहली बार सांसद नेहरू की मौत के बाद बनी। राज्यसभा की इस गूंगी गुड़िया को कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रधानमंत्री बनाया था और न कि नेहरू ने। इससे उलट 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू उनके बच्चों के लिए लगातार चिंतित रहे। मनीबेन सरदार पटेल के लिए उसी तरह थीं जैसे कि इंदिरा। नेहरू के लिए 1952 के पहले ही आम चुनाव में नेहरू जी ने उन्हें कांग्रेस का टिकट दिलवाया। वे दक्षिण केरल लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनी। 1957 में वे अखंड लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई। 1964 में उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा।
वे 1953 से 1956 के बीच गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और 1957 से 1964 के बीच उपाध्यक्ष रहीं। इस तरह नेहरू के रहते मणिबेन को कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिला। यही नहीं, नेहरू के समय ही सरदार पटेल के बेटे पटेल को भी लोकसभा का टिकट मिला। वे 1957 और 1962 में लोकसभा के लिए चुने गए और फिर 1973 में अपनी मौत तक राज्यसभा सदस्य रहे। यानी एक समय ऐसा भी था जब सरदार पटेल के बेटे और बेटी दोनों ही एक साथ लोकसभा और फिर राज्यसभा में थे। भाई बहन के लिए ऐसा संयोग वंशवादी नेहरू ने ही निर्मित किया था, जिन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को जीते जी कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने दिया। कश्मीर के मुद्दे पर भी ये बताने का प्रयास होता है कि अगर पटेल की चलती तो वे बल प्रयोग कर कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेते, जबकि नेहरू की उदारता भारी पड़ गई। हकीकत ये है कि संघ के निशाने पर सर्वाधिक रहे अनुच्छेद 370 के मुख्य शिल्पकारों में सरदार पटेल भी थे। बम्बई में एक आम सभा को संबोधित करते हुए 30 अक्टूबर 1948 को पटेल ने कहा था, कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में मुसलमानों का बहुमत है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगे। वे इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते थे कि हम कश्मीर में क्यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा है। हम कश्मीर में इसलिए हैं क्योंकि कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि हम वहाँ रहें। जिस क्षण हमें यह एहसास होगा कि कश्मीर के लोग ये नहीं चाहते कि हम उनकी ज़मीन पर रहें, उसके बाद हम एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकेंगे। हम कश्मीर के लोगों का दिल नहीं तोड़ सकते, ये पटेल कहते थे। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस 4 फरवरी 1948 को गैरकानूनी घोषित हुआ और 11 जुलाई 1949 को एक प्रतिबंध हटा। प्रचार किया जाता है कि ये प्रतिबंध नेहरू के दबाव की वजह से लगाया गया था और पटेल ने इसे हटवा दिया था। सच्चाई ये है कि नेहरू की तरह सरदार पटेल भी संघ के गतिविधियों को ख़तरनाक मानते थे। वे काफ़ी आहत थे कि गांधी की हत्या के बाद संघ के लोगों ने मिठाई बांटी और देश के वातावरण को इस कदर ख़राब किया कि गांधी की हत्या मुमकिन हुई। वे ये भी जानते थे कि संघ की गतिविधियां लगातार जारी हैं। सरदार पटेल संघ को स्थायी रूप से नियंत्रित करने का उपाय करना चाहते थे। 1925 में गठित हुए आरएसएस का उस समय ना कोई संविधान था और ना ही सदस्यता रसीद ही होती थी। प्रतिबंध हटने से पहले पटेल ने उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई। 11 जुलाई 1949 को प्रतिबंध हटाने का ऐलान करने वाली भारत सरकार ने कहा गया। आरएसएस के नेता ने आश्वासन दिया कि आरएसएस के संविधान में भारत के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा और स्पष्ट कर दिया जाएगा। ये भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि हिंसा करने या हिंसा में विश्वास करने वाले या गुप्त तरीक़ों से काम करने वाले लोगों को संघ में नहीं रखा जाएगा। आरएसएस के नेता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संविधान जनवादी तरीके से तैयार किया जाएगा। संघ का कोई सदस्य बिना प्रतिज्ञा तोड़े किसी भी समय संघ छोड़ सकेगा और नाबालिग अपने माँ बाप की आज्ञा से ही संघ में प्रवेश कर सकेंगे। अभिभावक अपने बच्चों को संघ अधिकारियों के पास लिखित प्रार्थना करने पर संघ से हटा सकेंगे। इस स्पष्टीकरण को देखते हुए भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरएसएस को मौका दिया जाना चाहिए। इससे साफ है कि संघ पर किस तरह के आरोप थे और भारत सरकार को इसके बारे में कैसी कैसी सूचनाएं थी। वो भारतीय तिरंगे का सम्मान नहीं करता था, लेकिन प्रतिबंध हटाना शायद लोकतांत्रिक का तकाजा था और इसके सबसे बड़े परोपकार तो प्रधानमंत्री नेहरू ही थे। गौरतलब है, पटेल के नाम का जमकर इस्तेमाल करने वाले आरएसएस ने उनकी मौत के बाद उनसे किए गए वादों को कोई तवज्जो नहीं दी। राजनीति में उनसे कई कदर भाग लिया कि तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री से लेकर भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी के सत्ता पाने का वही तय करता है। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी बनाकर उसने साफ कर दिया कि राजनीति न करने का उसका वादा महज रणनीति थी। उसने ऐसा करके पटेल की आंख में धूल झोंकी थी। जीवित रहते नेहरू के साथ मतभेदों का लगातार खंडन किया था। उन्होंने संसद
उन्होंने संसद में खुलकर कहा था कि मैं सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ हूं। लगभग 1/4 सदी तक हम दोनों ने हमारे गुरु महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर भारत की स्वाधीनता के लिए एक संघर्ष किया है। आज जब महात्मा गांधी नहीं हैं, तब हम आपस में लड़ने की बात क्यों सोचें। साफ है, पटेल को नेहरू की जगह प्रधानमंत्री न बनने पर संघ परिवार के लोग जैसा अफसोस जताते हैं, वैसा अफसोस पटेल को नहीं था। वे आरएसएस नहीं, गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। ये बात याद रखनी चाहिए कि पटेल ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के विचार को खुलेआम पागल कहा था, जो संघ का घोषित लक्ष्य है।